Assalamu alaikum. We are continuing with the lecture 1, part number C, in which we will discuss the mathematical models using the block diagram models. तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम मैथमेटिकल मॉडल को किसी भी सिस्टम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर फंक्शन से हम सिस्टम के इनपुट आउटपुट को मैप कर सकते हैं. अब कुछ सेवरल अदर मेथड ब्लॉक डायग्राम मॉडल्स होते हैं जिसमें आप इनपुट और आउटपुट को रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफॉर्मेशन हैं कि अगर आपके पास इफ यू हैव an input x1 और आउटपुट इज x3 फॉर एग्जाम्पल. अब इसके दरम्यान में दो आपके पास गेन्स हैं g1 और g2 और इनके बीच में एक और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विच इज x2. ठीक है, तो इसके इनका इस तरह के अगर आपके पास दो ब्लॉक्स हैं तो इसका इक्विवेलेंट मॉडल क्या होगा कि आपने इनपुट पे x1 ही कंसीडर करनी है और आउटपुट जाहिर है वो x3 है जो आपके पास ओरिजिनल इस डायग्राम में थी. तो इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम में आपने सिर्फ जो इनके गेन्स हैं g1 और g2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना. और ये g1 और g2 क्या हो सकते हैं? g1 कोई कंट्रोलर हो सकता है या प्लांट मॉडल हो सकता है और सिमिलरली g2 भी ये हो सकता है कि ये कोई प्रोसेस फंक्शन हो. ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि और सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट चाहे g1 g2 हो या इनको रिवर्स कर दें g2 g1 से कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद दिस वाज कॉल्ड कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन कैस्केड कॉम्बिनेशन. सेकंड पॉइंट है कि मूविंग अ समिंग पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक के इफ यू वांट टू ये आपके पास इनपुट है x1 आउटपुट कौन सी है x3 आफ्टर पासिंग थ्रू अ गेन g. उसके बाद एक और x2 वैल्यू है जो यहाँ पे सम हो रही है. ठीक है, तो अगर हमने इफ यू वांट टू मूव दिस समिंग पॉइंट आफ्टर दिस g, अगर आपने इसको ऐसे मूव करना है तो आपके पास इक्विवेलेंट इस ओरिजिनल डायग्राम की इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगी कि इफ यू वांट टू मूव दिस समिंग पॉइंट हियर लाइक जहां यहाँ पे इसमें g के बाद आ रहा है तो आपने सिर्फ क्या करना है सिंपली एक समर यहाँ पे लगाना है जो अगेन x2 के बाद एक और यानी कि आपने g एक और ऐड कर लेना है. सिमिलरली मूविंग अ पिक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक. अगर एक ये तो समिंग पॉइंट था ना, लेकिन जो ये समिंग पॉइंट नहीं है. ठीक है, अब इस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे पीछे मूव करना है, ठीक है, लेफ्ट पे मूव करना है तो मैं क्या करूंगी कि बाकी सारी क्वांटिटी सेम रहेंगी. g विल कम क्लोज टू x2 और जो यहाँ पे एक x2 के साथ इस एरिया में जैसे आपको नजर आ रहा है वही वाला गेन जो यहाँ पे g है वही एग्जैक्ट यहाँ पे x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मूविंग अ पिक पॉइंट बिहाइंड अ ब्लॉक. अगर आपने एक पिक ऑफ पॉइंट बिहाइंड अगर इसको बिहाइंड इस पॉइंट को बिहाइंड g मूव करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने 1/, जो यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे g है तो यहाँ पे 1/g से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, और मूविंग अ समिंग पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक ए समिंग पॉइंट है वो उसको आपने अहेड ऑफ अ ब्लॉक मूव करना है, इस साइड पे मूव करना है अगर तो आपने जो भी यहाँ पे g क्वांटिटी है उसको 1/g से 1/g में कन्वर्ट करके x2 से मल्टीप्लाई कर देना है. और सिमिलरली एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप. और ये फीडबैक लूप सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट 6 यूज होता है जिसमें ये है कि अगर आपने ये आपके पास एक ये फीडबैक लूप है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. तो अगर इस फीडबैक लूप को मैंने एलिमिनेट करना है मैं सिर्फ चाहती हूँ कि एक ब्लॉक आए मेरे पास एक इनपुट. देखिए यहाँ पे x1 इनपुट है x2 है आउटपुट और मैं चाहती हूँ x1 और x2 के बीच में सिर्फ एक ब्लॉक हो जो ओवरऑल इस पूरे फीडबैक लूप को प्रेजेंट कर दे, इस पूरे फीडबैक लूप को रिप्लेस कर दे एक ब्लॉक. तो मेरे पास वो क्या होगा, वो ब्लॉक होगा जो यहाँ पे क्वांटिटी है g डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस GH. अब इसका इसमें असल में ये अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो अगर आपके पास यहाँ पे प्लस पॉइंट है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे एक क्वांटिटी है x1, ठीक है, और आगे यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लग गया है और अगर यहाँ पे जनरली तो यहाँ पे माइनस साइन होता है जो फीडबैक के साथ यहाँ पे फीडबैक के साथ आएगा. तो जनरली फीडबैक लूप्स के अंदर ये नेगेटिव पॉइंट्स क्योंकि जाहिर है ये क्या है, ये एरर है ना, तो ये एरर है.
सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये जो डिफरेंस है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये मेन कंसेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए कि इस सिस्टम में अब मैंने पहले एग्जांपल यूज किया कि अगर ये माइनस साइन है तो मेरे पास आउटपुट ओवर इनपुट रिलेशनशिप क्या आएगा, मैं ये कह सकती हूँ कि अब इस फीडबैक लूप रिप्लेस से हो जाएगा 1 ओवर सॉरी जी जो ऊपर है जी ओवर 1, ये साइन है इसका ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। यानी कि 1 प्लस जी मल्टीप्लाई बाय जो ये वाली क्वांटिटी है एच, ठीक है। सिमिलरली अगर ये पॉइंट पॉजिटिव में आ जाएगा तो हम यहाँ पे करेंगे, अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो नेचुरली वी विल रिप्लेस इट, इफ इट इज पॉजिटिव तो वी विल रिप्लेस इट विथ नेगेटिव। सो दिस वाज द रीजन। तो ये जो तरीका है कि हम इस पूरे फीडबैक लूप को इस सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब एक एग्जांपल है कि जिसमें हमने, अब असल में ये चीजें यूज कहाँ हो रही हैं, ये है कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में असल में इसकी वजह क्या है कि हमने ये वाला जो टेबल है ये क्यों पढ़ा है ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफॉर्मेशन के। अगर इसका फायदा ये है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी इस तरह से ब्लॉक डायग्राम हो और आपने इसको रिड्यूस करना है कि सिर्फ एक इनपुट, जैसे कि ये आपको ब्लॉक डायग्राम इतनी बड़ी नजर आ रही है, ये जो सारा पोर्शन है इस सारे पोर्शन को मैंने एक ब्लॉक से सिर्फ रिप्रेजेंट करना है और मैं चाहती हूँ कि इनपुट पे मेरे पास जाहिर है जो इनपुट यहाँ पे आ रहा है आर आ रहा है और आउटपुट पे मेरे पास वाई आ रहा है, तो वो मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक क्वांटिटी चाहती हूँ, इतने इतने इस पूरे जो है इनपुट में सब कुछ चेंज करके। तो अब ये है कि हम किस तरह से इसकी रिडक्शन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो टेबल है इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अब ये देखना है कि ओके, तो अब हम सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू कर देते हैं कि मूविंग अ समिंग इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, जस्ट लेट मी ओके ओके इफ आई वांट टू मूव दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैंने यहाँ मूव करना है तो मैंने कौन सा वाला रूल अप्लाई करना है पीछे वाले टेबल में से कि आई गेस मूविंग अ समिंग पॉइंट बैक, यानी कि जो ये वाला पॉइंट था। अच्छा, अब ये सोचें कि अगर इफ आई वांट टू मूव दिस नोड आफ्टर दिस ब्लॉक तो मैं कौन सा इसमें पॉइंट यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक समिंग ब्लॉक नहीं है, ये एक नोड है। तो इसमें हमने यूज करना है कि पिक ऑफ पॉइंट, अगर उसको मैंने अहेड मूव करना है, आफ्टर मूव करना है, तो इसमें दिस इज हेयर, यहाँ पे हो रहा है फोर्थ पॉइंट पे कि इट इज यहाँ पे जो पॉइंट ये जो पिक ऑफ पॉइंट है ये पीछे मूव हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है कि सिंपली यहाँ पे एक जो जी क्वांटिटी है उसके साथ डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे G4 भी है, तो इसने जो H2 पॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। H2 पॉइंट जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए था, G4 के साथ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ कि मैं इस पॉइंट को G4 के आगे मूव कर रही हूँ, तो आपको पता है कि जिस चीज के आगे, जिस क्वांटिटी के आगे मूव करना है, जैसे कि इसको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे मैं इसको G के आगे मूव कर रही हूँ, तो यहाँ पे डिनोमिनेट सॉरी नीचे वाले पोर्शन क्या रहा है 1/G। तो पहली चीज तो ये है कि मैं G4 के आगे मूव कर रही हूँ, तो आई शुड मेक फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या होना चाहिए 1/1, क्योंकि मैं G4 के आगे G4 ये वाला पॉइंट है, इसको G4 के आगे मूव करें तो 1/G4। लेकिन आपको ये भी तो नजर आ रहा है कि ऊपर ये जो ब्लॉक है इसके साथ H2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पे करूंगी, यहाँ पे उसे सेम H2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। लेकिन पीछे क्या हो रहा था, पीछे क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है H1 के साथ यहाँ पे X1 के साथ यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो इस ब्लॉक के आगे H2 है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे X1 के साथ कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। जो X1 से पीछे क्वांटिटी कोई नहीं थी इसलिए यहाँ पे 1 है। लेकिन इस केस में यहाँ पे इस ब्लॉक से पीछे H2 है, इसलिए हम 1/G4 को H2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और आफ्टर दिस हमारे पास यही एग्जैक्ट वही ब्लॉक डायग्राम आ गया है जो H2/G4 और बाकी सारा कुछ सेम है। अब उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। जो आपने यहाँ पे देखा था फोर्थ पॉइंट के एलिमिनेटिंग अ फीडबैक लूप, उसमें क्या होगा एलिमिनेटिंग के यही मैंने जो बताया था कि G/1 प्लस GH से आपने उसे रिप्लेस कर देना। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो प्लस होने की वजह से मैंने क्या बताया था कि जो इंटरनल सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे। G3 और G4 को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, G3 मल्टीप्लाई बाय G4। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। अब G3 मल्टीप्लाई बाय G4 के साथ क्या है, H1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 6th लॉ मैं करूंगी मैंने सिंपली यही करना है कि G3/G4 ओवर 1 प्लस प्लस है क्योंकि प्लस यहाँ पे प्लस है, इसका ऑपोजिट साइन आएगा 1 माइनस G3/G4 और मल्टीप्लाई किससे करना है, H1 से, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया। बाकी सारी क्वांटिटीज एग्जैक्ट सेम रहेंगी, ठीक है। ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया। उसके बाद बाकी सारी क्वांटिटीज क्या होंगी, वो सेम रहेंगी, यानी कि बाकी सिर्फ हमने इस ब्लॉक को रिड्यूस किया है। बाकी G2 भी यहीं पे रहेगा, G1 भी और H3 भी, ऑल द क्वांटिटीज। अब इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो इसको रिड्यूस करें ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने G3 और इन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, G2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा G2 मल्टीप्लाई बाय G3/G4 ओवर ये सारी क्वांटिटी, ठीक है। और उसके और साथ ही आपके पास इस पॉइंट पे आपने रिडक्शन ये करनी है, नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन, अब हमने इस पोर्शन को रिड्यूस करना है। इस पोर्शन को रिड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं एग्जैक्टली H2/G4 के साथ माइनस में एक समिंग ब्लॉक है, उसके साथ ये वाली क्वांटिटी है G2 मल्टीप्लाई बाय G3/G4 ओवर 1 माइनस G3/G4 H1, ठीक है। और उसके बाद दोबारा वो वापस उसी लूप के अंदर इसमें जा रहा है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि मैं इस जो ये वाला फिगर है, क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि जो ये वाला ब्लॉक है, ये दिस इज इन फीडबैक, ये फीडबैक लूप है ओवरऑल सिस्टम के साथ। जैसे कि इसमें फीडबैक लूप होता है, इसमें क्या होता है कि एक मॉडल होता है, सॉरी ये एक ब्लॉक होता है, उसके साथ क्या होगा, फीडबैक में H2/G4 लगा हुआ है और वो दोबारा से माइनस साइन के साथ समिंग ब्लॉक में आ रहा है। तो ये वाला सिस्टम इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट होने से हमारे पास सिस्टम, हमारे पास बात और आसान हो गई कि हम ये 6 वाला दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। 6 वाले में क्या हो रहा है, 6 पॉइंट में ये हो रहा है कि जब भी फीडबैक लूप में होता है तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को जो फीडबैक लूप होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में एक साइन के साथ, जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो जाहिर है यहाँ पे प्लस साइन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो मेरे पास है फाइनल, इस पूरे ब्लॉक को जब मैं रिड्यूस करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा G2, जो न्यूमरेटर में वो तो सेम रहेगा ना, G2 G3 एंड G4 ओवर। अब जो इंटरेस्टिंगली डाउन लोअर पार्ट में क्या हो रहा है, 1 माइनस, ये वाली क्वांटिटी सेम रहेगी ना, 1 माइनस G3 G4 एंड H1। और अब यहाँ पे नेगेटिव साइन होने की वजह से मैं क्या यहाँ पे प्लेस करूंगी, प्लस प्लस के साथ प्लस। अब ये गौर से देखिएगा, G2 मल्टीप्लाई बाय G3 मल्टीप्लाई बाय G4, ये कौन सी क्वांटिटी है जो यहाँ पे मेरे पास न्यूमिरेटर में, ये वाली क्वांटिटी, ये न्यूमिरेटर में, इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है, जो मेरे पास ये फीडबैक लूप में था, H2 ओवर G4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जगह कम है, लेकिन H2/G4 से। तो अब जो G4 है वो इस G4 से कैंसिल होने के बाद मेरे पास फाइनल क्या बचेगा, 1 माइनस G3/G4 H1 प्लस G2 G3, मैं बाकी चीजें रेस कर देती हूँ। तो G4 भी रेज हो गया और बस अब ये H2 क्वांटिटी रह गई है इसके साथ। तो फाइनल देखिए क्या हमारे पास ये आ गया था यहाँ पे,
यहाँ हमारे पास एग्जैक्टली वही क्वांटिटी आ गई G2 G3 H2। और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा कि इसके साथ इस नेटवर्क के साथ एक G1 इससे बैक में मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर में H3 लूप है। तो वो भी बहुत सिंपल है करना। उसमें ये होगा कि हम इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ मैं। अब फाइनली मैंने क्या करना है, आई हैव टू इस पूरे क्वांटिटी को क्या करूंगी, G2 G3 G4 यहाँ पे जाहिर है ये पहले G1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फाइनली इसको लिख देती हूँ कि G1 न्यूमरेटर क्या है, G1 G2 G3 and G4 divided by what, divided by 1 माइनस वही क्वांटिटी, ये क्वांटिटी तो मैं चेंज नहीं कर रही ना, जो मैंने बताया था, ये वाली क्वांटिटी दोनों मैं चेंज नहीं करूंगी, G3 और सिमिलरली G4 H1, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी भी जाहिर है मैं नहीं चेंज करूंगी क्योंकि वो ऊपर से ही जो हमने कैलकुलेट किया है वो क्वांटिटी थी, प्लस G2 भी नहीं, G2 G3 एंड H2। अब फीडबैक लूप का काम शुरू होगा कि जो H3 है इसको जाहिर है मैंने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और साइन कौन सा होगा, जो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, ये वाली सारी क्वांटिटी जो न्यूमरेटर की है G1 G2, ठीक है, एंड G3 G4 मल्टीप्लाई बाय H3। तो ये इस तरह से सिस्टम को रिड्यूस हमने कर दिया है। ये फाइनल हमारे पास ये वाला सिस्टम है। तो वी हैव रिड्यूस द सिस्टम यूजिंग व्हाट, यूजिंग सिंपल these table for block reduction, block diagram reductions. Now we'll continue with the signal flow graph model. Signal flow graph models क्या होते हैं कि they consist of nodes that are connected by several directed branches and its graphical representation of set of linear equations. अब वही हिसाब है कि हमारे पास linear equations है सिस्टम की, जैसे कि आगे एग्जांपल बताऊंगी, ये linear equation है, ये linear equation है, इसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में, मेरा मतलब है कि ये सिग्नल की फॉर्म में, सिग्नल फ्लो यानी कि इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाय दे यूजफुल हम क्यों यूज करते हैं, यूजफुल फॉर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और यूनिडायरेक्शनल पाथ सेगमेंट कनेक्टेड इनपुट एंड आउटपुट इस ब्रांच। अब ब्रांच क्या है कि अब देखिए इसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इनपुट है R1 और फॉर एग्जांपल ये आउटपुट है Y2। तो ये जो इन दोनों को कनेक्ट करी है वायर, तो ये इट इज कॉल्ड अ ब्रांच, ठीक है। और इनपुट एंड आउटपुट पॉइंट्स और जंक्शन आर नोन एज नोड्स। जैसे ये जो ये पॉइंट है, ये और ये जो जंक्शन है इन्हें कहते हैं नोड्स। और path is a branch of a continuous sequence of branches that can be transferred from one signal to another signal, ठीक है। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि दिस इज आउटपुट y1 इज कॉन्स्टेंट आउटपुट। ये अब देखिए मल्टीपल ये वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, आउटपुट सिर्फ एक R1 पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल R1 इज इनपुट एंड y1 इज आउटपुट, ठीक है। तो ये y1 किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एक गेन है G11 वो मल्टीप्लाई हो रहा है R1 से, प्लस एक और गेन है G12 जो मल्टीप्लाई हो रहा है R2 से। तो ये दोनों सिग्नल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेती हूँ Y1, तो मैं क्या कहूंगी कि वो एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट करने की बजाय मैं वो ये कहूंगी कि Y1 जो है वो R1 से कैसे रिलेटेड है। सॉरी, यहाँ पे आपके पास इनपुट होना चाहिए, R1 इनपुट है और आउटपुट पे हमारे पास दिस इज R1 और दिस इज Y1। तो मैं एक सिंपल रिलेशनशिप बता देती हूँ कि जो R1 है वो Y1 इज इक्वल टू, ये वन है सॉरी, Y1 इज इक्वल टू R1। और कब कैसे, जब वो G1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन उसके साथ एक और गेन है जो R2। तो R2 फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक R2 है, तो जो Y1 है वो R2 पे भी डिपेंड कर रहा है। R2 पे ऐसे डिपेंड कर रहा है कि उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक गेन है जो ये G12 है। तो
इस तरह से y1 की जो रिलेशनशिप है वो दो इनपुट्स पे डिपेंड कर रही है और दो गेन का जो मिलता है, और सिमिलरली अगर y2 को रिप्रेजेंट करना है तो वो भी r1 पे भी डिपेंड करे r2। तो दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ सिग्नल फ्लो मॉडल्स। अच्छा, now we'll steps to the state to a state space representation। असल में ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये रिलेटेड ही है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से। टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल जो मैंने ये आरएलसी सर्किट की दी है, इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं ये करूंगी कि मैं सबसे पहले एक दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे मैं किस तरह से स्टेट फ्लो डायग्राम बनाऊंगी कि मेरे पास ये फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे मैं किस तरह से सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाऊंगी। सबसे पहले कि हमें क्योंकि नजर आ रहा है इसमें चार फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है, तो इसमें क्या होंगे, चार वेरिएबल होंगे। चार वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आपने ये कंसीडर करना है इसमें चार वेरिएबल्स हैं जो हैं x1 x2 ठीक है एंड x3 एंड x4, ठीक है, चार वेरिएबल्स हैं। और ये चारों वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करें। किस तरह से डिपेंड करें कि x1 इज इक्वल टू y ओवर b नॉट। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी कि ये जो ये वाला फर्स्ट क्वांटिटी है वो x1 है, सेकंड क्वांटिटी x2 जो है, x2 इज अ डेरिवेटिव ऑफ x1, ठीक है, x1 डॉट विच इज इक्वल टू y डॉट ओवर b नॉट। सिमिलरली जो x3 है इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x2 विच इज इक्वल टू y डबल डॉट ओवर b नॉट। और फाइनली जो x4 है इट इज इक्वल टू, क्वेश्चन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, x4 इज इक्वल टू y का ट्रिपल ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय b नॉट। अब हमें ये चीज नजर आई है कि हर क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। तो x हमने फर्स्ट इक्वेशन आपको ये जो इसके आउटपुट है इट इज y, आउटपुट क्या है y, आउटपुट y। सबसे पहले तो हमें चार चीजें पता चल गई हैं कि जो x1 डॉट है, x1 डॉट इक्वल टू x2। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगी x1 डॉट जो है, x1 डॉट का जब इनवर्स लैप्लास ले लें तो मेरे पास क्या हो जाएगा x1। यहाँ पे इसको क्लियरली लिख देती हूँ कि सबसे पहले मेरे पास दो तीन चीजें हैं कि जो x1 है वो कैसे ऑब्टेन होता है। सबसे पहले बात तो ये है, x1 ऑब्टेन होता है कि जब मैं x1 डॉट का इनवर्स लैप्लास लेती हूँ, इनवर्स लैप्लास इज 1 ओवर s लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे x2 हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जब मैं x2 मेरे पास कैसे ऑब्टेन होगा, x2 मेरे पास ऑब्टेन होगा जब मैं जाहिर है x2 का डॉट लेती हूँ, ठीक है, सॉरी इनवर्स लैप्लास लेती हूँ 1 ओवर s, ठीक है। थर्ड चीज ये है कि मेरे पास x3 कब आता है, x3 मेरे पास तब आता है कि जब मैं x3 डॉट का इनवर्स लैप्लास लेती हूँ 1 ओवर s, ठीक है। और सिमिलर ये केस है x4 के लिए, यहाँ पे जगह नहीं है x4 का रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सिमिलर x4 के लिए। अब यहाँ देखिए कि ये मैंने 3 या 4 क्वांटिटीज कर ली। अब ये देखिए कि x1 डॉट जो था वो किसके इक्वल था, x2 के इक्वल था। तो मैं डायरेक्टली इस लाइन को, मैं किसी और कलर से देख लेती हूँ, मैं डायरेक्टली इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि x2 इज इक्वल टू x1। उसके बाद सिमिलरली x3 जो है वो x2 डॉट के, x3 यहाँ पे है वो x2 डॉट के इक्वल है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ। और सिमिलरली इसके बैक में क्या था, x4 डॉट जो था वो भी इसी तरह से रिलेटेड था, तो मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकती हूँ।
कि इस पॉइंट के बाद मैंने ये देखना है कि जो मेरे पास आउटपुट y है, y वो इस फर्स्ट इक्वेशन से नजर आ रहा है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 मल्टीप्लाई बाय b जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास है आउटपुट y। तो वो क्या मैं करूंगी, सिंपली जो है जो बी नॉट है उसको जो मल्टीप्लाई करूंगी x1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली y आ गया। इसमें तो कोई, तो मैं कुछ चीजों को कम करने के लिए मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि जो है x1 डॉट x2 के इक्वल था, तो मैं यहाँ पे x1 को यहाँ पे रिप्लेस करती हूँ x1 की जगह, लेकिन x1 डॉट x2 के इक्वल था तो मुझे x1 डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे x2 लिख दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे सिमिलरली x2 डॉट x3 के इक्वल था, मैं इसे रिप्लेस करके x2 डॉट लिखने को जाए x3 लिख देती हूँ। उसके बाद x3 डॉट x4 के इक्वल था, तो मैं यहाँ पे सिंपली x4 लिखना काफी होगा और u इसमें इनपुट होगा। So now we'll discuss the remaining part of the lecture, which is the mathematical models using the state space representation to signal flow. तो सबसे पहले ये इफ यू आर इवन गिवन द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, तो आप उससे भी सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपके पास जो है वो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में गिवन है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि आपके पास एक सिस्टम के different representation are a set of equations जिसको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, जैसे कि यहाँ पे है x1 डॉट और इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a11 मल्टीप्लाई बाय x1 plus a12 multiplied by x2 plus so on a1n multiplied by xn, ठीक है, और प्लस b1 u1 प्लस so on b1 m टाइम्स um। तो और सिमिलरली x2 भी है और xn भी है। अब जो ये वाली क्वांटिटीज हैं x1 डॉट x2 डॉट एंड सो ऑन, ये रिप्रेजेंट करती हैं स्टेट्स। तो ये हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं d ओवर dt मल्टीप्लाई और एक मैट्रिक्स की सॉरी अरे की फॉर्म में x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn, ठीक है। और राइट साइड पे आपने क्या लिखना है कि आपको सबसे पहली इक्वेशन में तो ये नजर आ रहा है कि ये जो x1 डॉट है, ये वाली पहली क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, a11 मल्टीप्लाई बाय x1। तो आपने इस रो में वो सारी क्वांटिटीज लिख देनी है जो सिमिलर उसी वैल्यू से उन्हीं अरे से मल्टीप्लाई उसी अरे से मल्टीप्लाई हो रही है जो यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव और यहाँ पे विदाउट डेरिवेटिव है। तो सिमिलरली a11 मल्टीप्लाई बाय x1, जब आप इसको अरे मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि इस लाइन को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, a11 मल्टीप्लाई बाय x1 जो यहाँ पे आ गया, फिर a12 मल्टीप्लाई बाय x2 जो यहाँ पे आ गया, फिर a सो ऑन टिल a1n, ये जो लास्ट इक्वेशन है मल्टीप्लाई बाय xn। और उसके बाद जो ये है बी, ये बी क्या होता है, बी होता है इनपुट मैट्रिक्स। तो इनपुट जो है वो b11 वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, u1 u2 u3 सो ऑन टिल un। तो u1 से um तक भी हम एक 1/m एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उन्हीं क्वांटिटी से b1। तो एक जो बेसिक स्टेट रिप्रेजेंटेशन में होती है कि यू हैव अ नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, जो आपकी इक्वेशन अगर आपकी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो आपको पता है 2 स्टेट वेरिएबल होंगे, अगर मल्टीपल ऑर्डर है तो मल्टीपल स्टेट वेरिएबल होंगे। तो हमेशा जो स्टेट्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टेट्स, दिस इज कॉल्ड द स्टेट मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड द इनपुट मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज द इनपुट मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनपुट मैट्रिक्स है ये, और ये क्या है, स्टेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो और कोलेक्टिवली स्टेट मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, ए की फॉर्म में, ए रिप्रेजेंट करता है स्टेट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस बी रिप्रेजेंट करता है इनपुट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय यू जो है वो इनपुट है। और सिमिलरली जो आउटपुट मैट्रिक्स होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, सी एक्स प्लस टी यू, ठीक है। तो एसेंशियली जब भी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ स्टेट स्टेट तो ये उसका ऑर्डर होगा 1/n, ठीक है। और वही ऑर्डर होगा जो यहाँ पे x के साथ जाहिर है यूज हो रहा है, जबकि जो b मैट्रिक्स है उसके साथ जो u मल्टीप्लाई उसका ऑर्डर होगा 1/m, ठीक है। और जो स्टेट मैट्रिक्स है तो नेचुरली इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, n/n,
ठीक है, ये चीजें याद रखने वाली है। उसके बाद स्टेट पे रिप्रेजेंटेशन और यूज्ड फॉर द लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ जो लीनियर सिस्टम है वही उसी की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है दिस स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इस अगर हमें स्टेट स्पेस मैट्रिक्स की फॉर्म में कोई सिस्टम गिवन है तो हम उसकी सिग्नल फ्लो डायग्राम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि हमारे पास फोर्थ ऑर्डर जाहिर नजर आ रहा है कि ये D4 over dt यानी कि फोर्थ ऑर्डर सिस्टम है। पहले तो हमें ये चीज समझ आ गई है कि ये फोर्थ ऑर्डर है। फोर्थ ऑर्डर क्या मतलब है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं स्टेट वेरिएबल्स, पहली बात तो फोर्थ ऑर्डर क्या मतलब है कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये 4 होंगे x1 x2 x3 एंड x4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x1 और फिर x2 एंड x3 एंड x4। और इसका जरा एक पैटर्न देखें, ये जो हमारे पास इसका पैटर्न नजर आ रहा है हमें यहाँ पे वो ये होता है कि x1 जो डॉट है वो अ सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ x1 है, लेकिन इसमें देखते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ओके, इफ यू कैन व्यू दिस पेपर, इसमें इस एक सिस्टम है, हम उसको यही वाला सिस्टम है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है u इज इक्वल टू, ये वही वाला सिस्टम है, ये वाला u इज इक्वल टू d4 ओवर dt y ओवर b नॉट और प्लस a3 एंड सो ऑन। इस पूरे सिस्टम को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो अब इसमें मैं अजम्पशन सबसे पहले ये कर रही हूँ कि जो x1 है इट इज इक्वल टू y ओवर b नॉट, अगर ये x1 के इक्वल है और x2 है इसका डेरिवेटिव, यानी कि x2 है वो x1 डॉट का डेरिवेटिव है, जिस जो अगर x1 डॉट का डेरिवेटिव है तो इसका मतलब किसका है, इसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली जो x3 है वो किसका डेरिवेटिव है, x3 इज इक्वल टू x2, इस पिछले वाले का डेरिवेटिव है, और इसका मतलब है कि y का डबल डेरिवेटिव ओवर b नॉट। और जो x4 है सिमिलरली जो x4 है इट इज इक्वल, x4 जो है वो x3 का x3 डॉट के इक्वल है विच इज इक्वल टू y ट्रिपल डॉट ओवर b नॉट। ठीक है, अगर इसी और इसमें आपको नजर आ रहा है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, x1 इज इक्वल टू y ओवर b नॉट इसके इक्वल है, x2 इज इक्वल टू x1 डॉट, यानी कि इसी वाले जाहिर है x1 का जो वैल्यू आई है y ओवर b नॉट इसका डॉट के इक्वल है, x3 इज इक्वल टू x2 डॉट, यानी कि x2 डॉट क्या होगा, y ओवर b नॉट को दोबारा डेरिवेटिव, यानी कि y डबल डॉट ओवर b नॉट। ठीक है, अब हमने इसको एजम्पशन करने के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेट रिप्रेजेंटेशन हमेशा x1 x2 x3 एंड सो ऑन x4 की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ कन्वर्जन के लिए इसको इस स्टेट वेरिएबल 4 स्टेट वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस सिस्टम को। ठीक है, अब उसके बाद हमने आगे ये एजम्पशन करनी है कि मैंने सिंपल ये किया है कि जो u है उसमें यहाँ पे जो वैल्यूज है जो मैंने एजम्पशन की है यहाँ पे पुट कर देनी है। तो मैंने क्या पुट करना है, d4 ओवर dt किसके इक्वल होगा, d4 ओवर dt इंटू x1, जिसमें यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, दोबारा से मैं लिख लेती हूँ कि u किसके इक्वल होगा, u इक्वल होगा d4 ओवर dt, d4 ओवर dt, और यहाँ पे इनपुट में क्या था, मैंने कॉन्सिडर किया था ये x1 के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया कि ये x1 के इक्वल है, और यहाँ पे एक b नॉट की टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऐसा करते हैं कि जो b नॉट की टर्म है उसको यहाँ बाहर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 1 ओवर b नॉट। ठीक है, ताकि वो बार बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़े। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो कौन सी थी, ये वाली थी डी क्यूब ओवर डी टी, तो डी क्यूब ओवर डी टी, और उसके बाद मैंने क्या कॉन्सिडर किया था, ये क्या नाम ये था कि y इंटू a3 y ओवर b नॉट। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख दूंगी कि a3, वही चीज लिख देती हूँ, a3 इंटू सारी क्वांटिटी x1 के इक्वल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी थी वो क्या थी, d स्क्वायर ओवर dt, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, a2। ठीक है, a2 मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय x1 यहीं पे ही है, और फाइनल जो क्वांटिटी में ओके, तो d ओवर dt जो है मल्टीप्लाई बाय क्या है, a1 मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ बाय सॉरी
जो है वो x1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और जो फाइनल क्वांटिटी है वो कौन सी थी, ए नॉट ओवर बी नॉट, सॉरी क्योंकि ये y ओवर बी नॉट इसके इक्वल थी x1 के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ये वाली चीज, यहाँ पे मैं लिखूंगी ए नॉट मल्टीप्लाई बाय x1, तो ये मेरे पास एक फाइनल आ गया, और वो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला। अब हमें ये नजर आ रहा था कि y x4 किसके इक्वल था, y का ट्रिपल डेरिवेटिव ओवर बी नॉट, तो इसका ये मतलब है एक मिनट, तो इन अजम्पशंस के मुताबिक क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है d4 ओवर dt इंटू x1, तो वो किसके इक्वल है, अगर मैं d3 का ये x4 है, यानी कि इस वाली क्वांटिटी में आपको नजर आ रहा है x4 इज इक्वल टू y ट्रिपल डॉट ओवर बी नॉट, तो ये क्या ये इसके इक्वल है x1, ये इसके इक्वल है ना, क्योंकि जो y का सिंपल y ओवर बी नॉट किसके इक्वल था x1 डॉट के, ठीक है, और x2 डॉट किसके इक्वल था, x2 जो था वो y डॉट ओवर बी नॉट के इक्वल था, x2 डॉट किसके इक्वल था y डबल डॉट ओवर बी नॉट जो x3 के इक्वल है, फिर x3 का जो डॉट है वो x4 के इक्वल है विच इज इक्वल टू y ट्रिपल डॉट ओवर बी नॉट, और वो सिमिलरली x4 इक्वल है y ट्रिपल डॉट के इक्वल। अब इसका मतलब है कि जो अगर इसका फोर्थ और डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या करूंगी कि x4, फाइनली एक और चीज मुझे पता चल गई है कि अगर मैं x4 का डॉट ले लूं, x4 का डेरिवेटिव ले लूं अकॉर्डिंग टू दिस जो ये जो वैल्यू है कि इसका जो डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, x1 के 1 2 3 4 फोर्थ और डेरिवेटिव के इक्वल, तो मैं यहाँ पे इसका मतलब है लिख सकती हूँ 1 ओवर बी नॉट जो कॉमन है सब में, मल्टीप्लाई बाय व्हाट x4 डॉट, ठीक है, और प्लस जो d3, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा था d3 डॉट जो है वो किसके इक्वल है, वो तो x4 के इक्वल था, और उसके साथ कौन सी क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही थी, a3, ठीक है। उसके बाद जो है ये x1 का जो ट्रिपल डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, x सॉरी x ये जो x1 का जो डबल डेरिवेटिव है, x1 का डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x3 के इक्वल, इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं वो किस यहाँ से, ठीक है, x1 ये जो ये वाली x1 है, x1 का जो डबल डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है, x3 के इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ x3 इंटू a2, ठीक है, और उसके बाद जो अगली क्वांटिटी है वो है x1 इंटू x1 सॉरी x3 तो ये मेरे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई है इस फॉर्म में,
ठीक है, इस फॉर्म में मेरे पास इसकी फाइनल इक्वेशन आ गई है। अब इस फाइनल इक्वेशन को हमने क्या करना है कि हमने इस फाइनल इक्वेशन को यहाँ पे जो मेरे पास इस फाइनल इक्वेशन को मैंने यूज करना है u की वैल्यू फाइंड करने के लिए। u की जो आपके पास वैल्यू आई है उसको इसको x4 की फॉर्म में x4 और सो दिस इज अ फाइनल फॉर्म। अब इसको हमें ये देखना है कि हम इसको सिग्नल फ्लो की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। ये फाइनल फॉर्म है कि u किस पे डिपेंड कर रहा है, x4 डॉट ओवर b नॉट प्लस x4 a3 ओवर b नॉट प्लस ये a2 और b नॉट x3 प्लस a1 ओवर b नॉट x2। तो ये चीजें हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस पे डिपेंड करेंगे। अब ये इक्वेशन ये जरा आप नोट करें और देखें कि हम इसके सिग्नल फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहली बात तो ये है कि हमने सबसे पहले सिग्नल फ्लो डायग्राम में ये चीज देखनी होती है कि हमारा हमारी कौन सी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करे। जैसे कि x1 जो है वो किस पे डिपेंड करिए, y ओवर b नॉट। तो मैं क्या करूंगी कि पहले मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले ये है कि जो x1 है, अगर मैं यहाँ से शुरू कर लेती हूँ कि आउटपुट पे मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है, y, ठीक है, और इनपुट पे मेरे पास कौन सी क्वांटिटी है, ये u है, ठीक है। ये चीज फाइनलाइज हो गई। अब हमें ये चीज पता है कि जो y है वो यहाँ से y किस पे डिपेंड करे, x1 मल्टीप्लाई बाई b। इसका मतलब है असेंशियली इससे पहले क्या आना चाहिए, x1, और यहाँ पे सिग्नल फ्लो की जो बताया था मैंने कि ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद अगली चीज ये थी कि x1 जो था, x1 जाहिर है कैसे आएगा। सबसे पहले तो ये देखें कि जो x1 है वो क्या है, वो जाहिर है इंटीग्रल है इसका x1 डॉट का। तो मैं ये कह देती हूँ कि जो उसके बाद दूसरी हमने ये बताई थी कि जो x2 है, जो x2 है वो भी जाहिर है क्या होगा, इनवर्स लेप्लास होगा किसका, x2 डॉट का, ठीक है। और सिमिलरली जो x3 है वो भी क्या, वो भी इसी तरह से इनवर्स लेप्लास होगा x3 डॉट के, ठीक है। और x4 भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। लेकिन अब बात यह है कि जो x1 डॉट है वो किसके इक्वल है, x1 डॉट भी तो x2 के इक्वल है। मतलब है कि जो x1 डॉट है वो भी तो x2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये इसके जो पीछे लूप बनेगा वो ये होगा कि x1 डॉट जो है वो x2 के इक्वल है, ठीक है। और उसके पीछे जो लूप बनेगा वो होगा, वो वही वाला होगा कि x2 डॉट जो था वो किसके, x2 डॉट किसके इक्वल था, x3 के। और उसके पीछे जो लूप बनेगा वो होगा कि x3 डॉट जो था वो किसके इक्वल था, x3 डॉट किसके इक्वल था, x4 के। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली लूप्स बनेंगे। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि जो x1 डॉट है वो x1 के इक्वल है, x2 डॉट जो है वो x2 के इक्वल है, और x3 डॉट है x3 के, और x4 डॉट x4 के इक्वल है। और अगर इनको मैं कंबाइन भी कर सकती हूँ यहाँ से, लेकिन हम थोड़ा सा इसकी स्पेस बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं इसकी कि हम ये कह दें कि जो x1 डॉट x1 जो है वो किसके इक्वल है, x1 किसका इंटीग्रल था, 1 ओवर s किसका इंटीग्रल था, इट वाज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ x1, और x1 किसके इक्वल था, x1 का इंटीग्रल था और वो x2 के इक्वल था, ठीक है, इस पॉइंट पे। उसके बाद उससे पिछले पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि जो x2 किसका इंटीग्रल होता है, वो है x2 किसका इंटीग्रल होता है, x2 डॉट का। और x2 डॉट किसके इक्वल था, वो था x3 के इक्वल, इस पॉइंट पे। उसके बाद इससे पीछे चले जाएं तो हमारे पास होगा कि x3 जो है वो किसका इंटीग्रल है,
x3 किसका इंटीग्रल है, इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ x3 डॉट, x3 डॉट किसके इक्वल था, x4 के। और जो फाइनली ये होगा, ये जो x3 डॉट है वो किसका इंटीग्रल है, इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ x4 जो है वो किसका इंटीग्रल है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x4 डॉट, ठीक है। और जो x4, और फाइनली हमें सिर्फ ये करना है कि जो x4 है उसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा x4 के। और उससे पीछे हमने एक लगा देना है लूप जो होगा इक्वल u के। इसको और सिंप्लीफाई जरा कर लेते हैं और थोड़ी सी आसान जुबान में कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं x1 के बाद यहाँ पे लिख देती हूँ x2, इसको मैं सिर्फ इरेज कर रही हूँ डॉट वाली टर्म्स को, और फिर यहाँ पे कर लेते हैं x3, फिर यहाँ पे कर लेते हैं x4, और उसके बाद ओके फाइन, एक हमने एडिशनल लिख लिया था तो इसको भी मैं ये बस हमारे पास फाइनल फिलहाल अभी तक यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे x1 था और उससे पीछे जो था हमारे पास आउटपुट था विच इज इक्वल टू y, ठीक है, yt। अब जो मेरे पास यहाँ पे ये हमारे पास एक फाइनल एक सिस्टम है। अब हमने सिर्फ ये करना है कि जो हमने यहाँ पे डिराइव किए ये इक्वेशन, इनको इम्प्लीमेंट करना है उस सिग्नल फ्लो ग्राफ में। उसमें ये था कि जो u था वो किसके इक्वल था, a नॉट ओवर b नॉट मल्टीप्लाई बाय x1। तो u इज इक्वल टू, ये जो x1 से एक वायर आएगी हमारे पास, x1 से जो वायर आएगी वो ये फॉर एग्जाम्पल x1 है, यहाँ से मेरे पास लेट मी यूज अनदर कलर इंक, x1 से मेरे पास एक वायर आएगी u1 तक, और वो कितनी हो, वो क्या होगी, यू हैव टू यूज ये जो कंपोनेंट है अच्छा सबसे पहले ये देख लेते हैं एक चीज बस फाइनल जो ये थी कि x1 जो आउटपुट था y वो किसके इक्वल था, आउटपुट y इक्वल था x1 डॉट मल्टीप्लाई बाय b नॉट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो आउटपुट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, x1 मल्टीप्लाई बाय बी नॉट। यहाँ पे आ गया मेरे पास बी नॉट, तो आउटपुट कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब है कि जो भी क्वांटिटी है वो बी से मल्टीप्लाई हो रही है। और मैंने यहाँ पे सेकंड बात क्या बताइए कि यू किसके इक्वल है, ए नॉट x1 ओवर बी नॉट। तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, यू हैव टू यूज एन माइनस साइन विद इट, क्योंकि ये फीडबैक लूप में है। तो मैंने अगर पॉजिटिव ए नॉट तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ए नॉट लगा दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो क्या थी कि x2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 ओवर बी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 जो यहाँ पे था ये u तक कैसे जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा माइनस a1, ठीक है। फिर जो x3 है वो यहाँ तक कैसे जाएगा, ये इस पॉइंट तक, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस a2। तो फाइनली हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा ये वाला। और जो फाइनली है फाइनल क्वांटिटी है वो है कि u इज इक्वल टू x4 डॉट इंटू बी नॉट, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, a कोई कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगी फाइनली यहाँ पे जो है मेरे पास x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x4 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस इक्वेशन, अब जो ये वाला है इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है, विच इज ब्लॉक डायग्राम फॉर्म को। ये सिग्नल फ्लो डायग्राम आपके पास आ गई है, इसको ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं, आपने सिंपल इसको फीडबैक लूप तो एज इट इज आएंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि जो आपके पास क्वांटिटीज हैं जैसे कि x1, आपने यू हैव टू जस्ट चेंज एवरीथिंग विद अ ब्लॉक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटपुट पे तो मेरे पास y है, यहाँ पे y, ठीक है, और y आ गया। अब y और यहाँ पे इनपुट में मेरे पास क्या था, u था, u। अब जो u है वो क्या, u के बाद एक जाहिर है यहाँ पे एक समिंग ब्लॉक है, समिंग ब्लॉक जो u पॉजिटिव वाला, बाकी x1 था। तो x1 के साथ एक ब्लॉक में मेरे पास क्या आ रहा था, b1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी b,
ठीक है, बी नॉट। ठीक है, उसके बाद इससे पीछे कौन से ब्लॉक्स लगे हुए थे, x1 से ये तो मेरे पास था ना x1, यहाँ x1 का जब मैं इंटीग्रल लूंगी 1/s तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x2 जो यहाँ पे हमने किया हुआ था। उसके बाद उसका भी जब मैं इंटीग्रल लूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका भी जब मैं इंटीग्रल लूंगी तो मेरे पास हो जाएगा x3, और जब मैं उसका भी आगे से इंटीग्रल ले लूंगी 1/s तो मेरे पास क्या आ जाएगा x4। और हमें ये भी पता है कि मुझे x4 का भी इंटीग्रल चाहिए एक और, तो ये 1/s इसका इंटीग्रल जब मैं ले लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x4, ठीक है, x4 याद है। उसके बाद हर इसके साथ जो x1 के साथ क्या फीडबैक में -a0 था, तो ये a0 को इसके साथ यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली x2 के साथ क्या था, -a1, तो x2 के को मल्टीप्लाई करें a1 के साथ एंड वो दोबारा से उस समिंग जंक्शन में जा रहा है एंड सो ऑन। सो दिस इज अ ग्राफिकल सिग्नल फ्लो रिप्रेजेंटेशन एंड ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, जो काफी सिंपल है। बस इसमें आपको ये है कि आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए कि आपने जो आपके स्टेट्स पर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में अगर है आपके पास सिस्टम, तो आपने इसको सबसे पहले जाहिर है स्टेट वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है कि जितना ऑर्डर सिस्टम का उतने स्टेट वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद हर स्टेट वेरिएबल जाहिर है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, तो हमने इस फॉर्म में उसको ये देखना है, डिपेंडेंसीज देखनी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैंने ये जो ये पेज है इसमें ये बताया था कि अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हो तब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है g इक्वल टू y/u ये लेप्लास फॉर्म में है मैंने। उसके बाद इसका क्या किया है, यहाँ पे इनवर्स लेप्लास लेने के बाद एग्जैक्टली वो वही वाली टर्म आ जाती है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन हो या फिर टाइम डोमेन में, सॉरी स्टेट पे रिप्रेजेंटेशन टाइम डोमेन में गिवन है या लेप्लास में, तो दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं उसकी ये वाली ग्राफिकल फॉर्म। और फाइनली आरएलसी सर्किट की एक एग्जांपल फाइनली हम देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से है कि आरएलसी सर्किट में हमारे पास दो हमें नजर आ रहे हैं, एक एक्स डॉट, यहाँ dx1/dt, इसकी स्टेट्स हैं x1 एंड x2। तो x1 जो है पहले तो हम ये करते हैं कि हम इसको स्टेट स्पेस फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। तो इसकी स्टेट स्पेस फॉर्म क्या होगी, x1 एंड x2, यहाँ पे x1 x2 और इनका डेरिवेटिव है, और यहाँ पे मेरे पास एक ये स्टेट मैट्रिक्स बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा x1 x2, ठीक है। और तो dx1 किस पे डिपेंड कर रहा है, dx1 डिपेंड करे, इसमें x1 तो नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 0 और -1/c, ठीक है। और जो dx2 डॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो l1 की क्वांटिटी है 1/l और x2 के लिए -r/l, ये तो सिंपल स्टेट स्पेस फॉर्म में है। और आउटपुट सिग्नल क्या है, y1 इज इक्वल टू r(x2). अब इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि सबसे पहले आउटपुट से शुरू करते हैं। आउटपुट के लिए मुझे नजर आ रहा है आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, जो सबसे पहले आपको पता है ना कि आपने यहाँ राइट हैंड साइड पे आउटपुट लिख देना है, और इनपुट क्या होगा, इस केस में हम इनपुट u है, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड पे इनपुट लिख दूंगी और जो है राइट साइड पे आउटपुट लिख दूंगी। अब आउटपुट डिपेंड किस पे कर रहा है, r इंटू x2। इसका मतलब है कि सबसे पहले एक कॉम्पोनेंट जो x2 है वो डायरेक्टली जा रहा है इनपुट के अंदर और मल्टीप्लाई फैक्टर हो रहा है r। ये तो मैंने यहाँ तक मुझे समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने ये करना है कि जो x2 है जाहिर है उसका एक इंटीग्रल है, उसका इंटीग्रल लेंगे तो मेरे पास आएगा ना x1। तो उसी तरह से मैं पहले किया था कि x2 का जब इंटीग्रल ले लेंगे तो मेरे पास x2 आ जाएगा। अब जो है मैंने ये देखना है कि जो x2 डॉट है वो किस तरह से डिपेंड कर, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज इनपुट u। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आउटपुट किस पे डिपेंड करे, आउटपुट इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय x2। इसका मतलब है कोई ऐसे कंपोनेंट है यहाँ पे x2 जो जिसके साथ जब मैं सिग्नल फ्लो के अंदर इसको r से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास y आ जाएगा, पहली चीज कंफर्म होगी। अब x2 आएगा कैसे, x2 जाहिर है कि हम इनवर्स लेप्लास किसका लेंगे, x2 डॉट का, ठीक है। x2 डॉट पे ये चीज हमें कंफर्म हो गई। अब जो x2 डॉट है इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू
x1 मल्टीप्लाई, यानी कि जो x2 है वो यहाँ से देखें, जो x2 किस पे डिपेंड कर रहा है, ये है x2 डॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है 1/l इंटू x1। तो यहाँ पे इसका मतलब है इसकी बैक एंड पे मेरे पास क्या होना चाहिए, x1 होना चाहिए। ठीक है, तो x2 डॉट कब बनेगा कि जब मैं x1 को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1/l से। तो ये तो डायरेक्ट इसकी रिलेशनशिप आ गई। और दूसरा ये है कि ये जो x2 डॉट यहाँ पे मेरे पास जो यहाँ पे जो मेरे पास x2 डॉट है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/l1 x1 जो मैंने कर लिया है, -r/l इंटू x2। तो यहाँ से x2 से मेरे पास इसका मतलब है यहाँ से मेरे पास एक लाइन आनी चाहिए x2 से, जो जो यहाँ तक जाएगी, लेकिन वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, -r/l। ठीक है, -r/l से मल्टीप्लाई हो रही है। उसके बाद फाइनली x1 जो है वो जाहिर है कब आता है, x1 आएगा ही तब जब इनवर्स हम लेप्लास किसका लेंगे, x1 डॉट का। ये चीजें तो आपने आंखें बंद करके लिख देनी है कि x1, अगर आपको x1 है इसका मतलब है x1 डॉट भी एग्जिस्ट करता है, अगर x2 है तो इसका मतलब इसका डॉट भी एग्जिस्ट करता है बाय टेकिंग इनवर्स लेप्लास। अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि x1 डॉट किसके इक्वल है, x1 डॉट इज इक्वल टू -1/c x2। तो -1/c, यानी कि एक लाइन यहाँ से आएगी जो x1 डॉट तक जाएगी, वो किसके इक्वल है, यहाँ तक वो लाइन है इक्वल -1/c। ठीक है, और +1/c जो ये यहाँ से आएगी, +1/c, क्योंकि वो u से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/c। तो एज सिंपल एज दैट। तो मैं हमने डराइव कर लिया कि हम सिग्नल फ्लो रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज इट। आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस जो इस केस रिप्रेजेंटेशन में है, कि हम सॉरी जो इस मैथमेटिकल मॉडल की हम सिग्नल फ्लो के जितने भी क्वेश्चंस हैं कि सिग्नल फ्लो डायग्राम्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो या आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है या लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हो, यू शुड बी एबल टू ऑब्टेन द स्टेट फ्लो। तो this is it for this lecture. So stay tuned for next lecture. So take care. Allah Hafiz.